आइए जानते हैं कि हम मनुष्य अपनी पृथ्वी के जलवायु को कितना परिवर्तित कर रहे हैं और किस तरह से हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। पिछले साल 2020 में यह पता चला कि मानव निर्मित वस्तुओं की संख्या पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवित प्राणियों से ज़्यादा हो गई है। सड़कें, घर, स्मार्टफोन और दैनिक जीवन के अन्य सभी बुनियादी ढांचों का वजन अब लगभग 1.1 ट्रिलियन मीट्रिक टन है, जो पृथ्वी पर सभी पौधों, जानवरों, कवक और बैक्टीरिया के संयुक्त ड्राई वेट के बराबर है। हर हफ्ते उत्पादित होने वाले नए सामान की मात्रा सभी 7.7 बिलियन लोगों के शरीर के औसत वजन के बराबर है। इमारतों जैसे ढांचे पेड़ों और झाड़ियों से अधिक हो चुके हैं। दुनिया के सारे प्लास्टिक का वजन अब ग्रह के समुद्री और स्थलीय जानवरों से 2 गुना हो चुका है। जीवाश्म ईंधन को जलाकर, जंगलों को काटकर और ज़रूरत से ज़्यादा खपत करके हम मनुष्य पृथ्वी के जलवायु और तापमान को तेज़ी से प्रभावित कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिछले 30 वर्षों में हिमनद झीलों की मात्रा में 50% की वृद्धि हुई है। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक आइस शीट्स दोनों तेज़ी से कम हुई हैं और आने वाले वर्षों में ठंडे तापमान के होने पर भी वो अपनी पूर्वावस्था में नहीं जा पाएंगी। और यह बात भयावह है कि जीवाश्म ईंधन कंपनियों को पता था कि जीवाश्म ईंधन जलाने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, जो हमारे क्लाइमेट सिस्टम में बदलाव करने की ताकत रखती है। और फिर भी उन्होंने अपने पक्ष में नीतियों को बदलने की बहुत कोशिश की। उन्होंने विज्ञान को बदनाम किया, जलवायु परिवर्तन पर किए गए वैज्ञानिकों के शोध को नकार दिया और अपने लाभ के लिए ग्रह को जलाना जारी रखा। – 2015 में एक अध्ययन में यह पाया गया कि 1988 से 71% वैश्विक उत्सर्जन या ग्लोबल एमिशन के लिए सिर्फ 100 कंपनियां जिम्मेदार हैं। ऐसी कंपनियों को पर्यावरण के नुकसान के लिए भुगतान भरना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर उन भुगतानों पर सब्सिडी मिलती है। 2015 की स्टडी में दुनिया के सबसे बड़े जीवाश्म ईंधन उद्योगों को सब्सिडी में $5.3 ट्रिलियन मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी वर्तमान वैश्विक योजना के अनुसार 2050 तक, यानी कि 30 और वर्षों तक जीवाश्म ईंधन को जलाना जारी रखा जाएगा। लेकिन अब जब हमने 2020 में ग्लोबल वार्मिंग के भयानक प्रभाव देख लिए हैं, तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि आने वाले 30 सालों तक जीवाश्म ईंधन को जलाना और वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों को छोड़ना जारी रखा जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग कुछ पॉजिटिव फीडबैक लूप्स को बढ़ाती है, जो कि जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं। पिघलती बर्फ़ और जंगल की आग इसके कुछ उदाहरण हैं। जब बर्फ़ पिघलती है तो उससे उजागर भूमि या महासागर द्वारा अधिक गर्मी अवशोषित कर ली जाती है। यह प्रक्रिया महासागर में और गर्मी पैदा करती है, जो बदले में अधिक बर्फ़ पिघलाती है, और यह चक्र तब तक जारी रहता है जब तक बर्फ़ पूरी तरह से पानी में नहीं बदल जाती। जंगल, जिन्हें कार्बन सिंक माना जाता है, आग लगने के दौरान CO2 के उत्पादक बन जाते हैं। इस आग के कारण गर्मी बढ़ती है और आग फैलने के लिए और सही स्थिति पैदा हो जाती है। ये जंगल की आग वातावरण में और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, जिससे वार्मिंग और ज़्यादा बढ़ती है, जो कि और अधिक जंगल की आग का कारण बनती है। एक बार जब ऐसी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं तो वो तेज़ी से बढ़ती जाती हैं, और जब वे एक टिपिंग पॉइंट को पार करती हैं तो अपरिवर्तनीय या अजेय बन सकती हैं। लेकिन दुनिया अभी भी उत्सर्जन में कमी के कोई संकेत नहीं दिखा रही है। इस महामारी ने भी कार्बन उत्सर्जन को कम नहीं किया। 30 साल पहले
पहली IPCC रिपोर्ट आई थी जिसमें आधिकारिक तौर पर चेतावनी दी गई थी कि ग्रीन हाउस उत्सर्जन से वार्मिंग बढ़ेगी, तब से वैश्विक उत्सर्जन में केवल वृद्धि ही हुई है। 2015 में पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और सभी ने आधिकारिक तौर पर वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए उत्सर्जन को कम करने का फैसला किया था, लेकिन तब से वैश्विक उत्सर्जन कम होने के बजाय बढ़ गया है। हम जानते हैं कि पृथ्वी के प्राकृतिक कार्बन चक्र में परिवर्तन हो चुका है। हम यह भी जानते हैं कि वातावरण में अतिरिक्त CO2 को स्वाभाविक रूप से कैप्चर करने का सबसे अच्छा तरीका जंगलों और पेड़ों को बचाना है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करते हैं और बदले में हमें भोजन और सुरक्षा भी देते हैं। यह बात जानते हुए कोई भी इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि जंगलों को संरक्षित करने की ज़रूरत है और जीवाश्म ईंधन को हर कीमत पर ज़मीन में रखने की ज़रूरत है। जीवाश्म ईंधन को जलाने का अब कोई सही औचित्य नहीं हो सकता, क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो हम सचमुच अपने भविष्य को जला रहे हैं। हमारी ग्रीन एनर्जी की योजना में अनलीशिंग कोल या विशाल बांध शामिल नहीं होने चाहिए। सोलर और विंड फार्म भी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक हो सकते हैं, लेकिन यही वह समस्या है जिसके समाधान में हमें अपना समय और पैसा लगाना चाहिए, न कि आंख मूंदकर कोयला और जल विद्युत का इस्तेमाल करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई नीतियों के स्तर पर शुरू होती है। विधेयकों को पारित करने और मंजूरी देने वाले ये नेता संसद में अपनी छोटी अवधि के अंत के बाद सत्ता में नहीं होंगे, लेकिन जनता को भविष्य में इसके नतीजे भुगतने होंगे और हम अपने सिवा किसी और को दोष नहीं दे सकते। इस कठोर सच्चाई का सामना करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता का नुकसान दोनों ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं और हम मनुष्य इतनी तेज़ी से इस परिवर्तन के अनुकूल खुद को नहीं ढाल पाएंगे। इसलिए भले ही इन बातों के बारे में सोचना और अपने जीवन में बदलाव लाना बहुत कठिन लगता हो, लेकिन यह बहुत ज़रूरी है कि हम इस डर और दुख से जुड़ें और जितना हो सके पर्यावरण को बचाने का प्रयास करें।